हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने साइंस के 6 प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस के 6 प्रैक्टिस सेट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वे सेट देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो या आरआरबी आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी या फिर आरआरबी एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सेलेक्ट किए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊँगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मीनार के शीर्ष से एक पत्थर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया जाता है। 5 सेकंड के बाद पत्थर का वेग कितना होगा? तो देखिएगा, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, मीनार की चोटी से गिराए या मकान से गिराए या बहुमंजिल से गिराए या मतलब कुछ भी गिराने की बात होती है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से गिराने की बात होती है, तो यहाँ पर उसने त्वरण की वैल्यू दे रखी है। अगर ना देता तो फिर आप 10 यहाँ पर लेकर सॉल्व करते, ठीक। यहाँ पर उसने 9.8 दे रखा और 5 सेकंड के बाद वैल्यू पूछी। तो देखो, त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब ये होता है, देखो, वेग बटे समय तो होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब इसके मात्रक को अगर हम यहाँ पर पकड़ो तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, कि जो एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड है, उसमें वेग जो हो, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 9.8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वेग है वो एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने कोई पत्थर, यहाँ पर कोई मीनार है ये, ठीक है, यहाँ से ये कोई मीनार है, ठीक, और इस मीनार से हमने यहाँ से एक पत्थर गिराया। क्या करा? यहाँ से हमने यहाँ से एक स्वतंत्र रूप से पत्थर गिराया। तो यहाँ पर इसका जो वेग होगा, स्टार्टिंग में जो इसका पत्थर का वेग होगा वो कितना होगा? प्रारंभिक वेग तो इसका 0 होगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे हाथ में है, ये पत्थर रुका हुआ है। अब जैसे जैसे ये स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना शुरू करेगा तो इसकी स्पीड हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, बढ़ती चली जाएगी। तो 5 सेकंड के लिए क्या करेंगे? जब एक सेकंड में 9.8 बढ़ेगी तो 5 सेकंड के लिए 5 से इसकी गुणा कर देंगे। तो 9.8 की गुणा करेंगे 5 से, तो आ जाएगा हमारे पास 49 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाएगा इसका 5 सेकंड के बाद पत्थर का, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार अपनी स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है। 10 सेकंड के बाद कार का वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कार की गति में त्वरण कितना है? अब देखो, यहाँ स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट कर रही है, यानी प्रारंभिक वेग u की वैल्यू कितनी है? 0। और 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? 10। तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है? 10 सेकंड। आगे उसने कहा इसका वेग जो हो वो कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। यानी जो इस 10 सेकंड के बाद वेग है उसको हम v से डिनोट करेंगे। ये कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। अब आगे उसने कहा कि त्वरण a की वैल्यू निकाल लो। आपने गति की समीकरण पढ़ी पहली वाली, v बराबर क्या होता है? u प्लस के at। वैल्यू रखेंगे यहाँ, u की वैल्यू कितनी है? 40 बराबर a की वैल्यू 0। a की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10, ठीक है। क्या आ जाएगा? 40 बराबर 0 तो हट जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 10a, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10a। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। एक एनोड एक कैथोड, यही तो होता है सेल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। और पौधों, देखो उसने पौधे जो दे रखा है तो अधिकांश बच्चे यहाँ पर पौधे लगाने की टिक करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे यहाँ पर कि पौधे टिक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, जो होगा गलत आंसर। लेकिन अगर शैवाल ना हो, शैवाल ऑप्शन में ही ना दिया हुआ हो तो आप पौधे लगा सकते हो, वरना शैवाल इसका सही आंसर होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि देखो, ये हमारी पृथ्वी जो हो, इस पृथ्वी पर 70% तो क्या है? पानी है। और आपको पता है कि जो शैवाल होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं
और सिर्फ और सिर्फ वैसे तो 71% है, लेकिन मैंने यहाँ 70 लिख दिया, ठीक है। और सिर्फ 29% से लेकर यानी कि 30% तक जो हो क्या है हमारे पास जो स्थल भूमि है वो हो, ठीक। अब उसमें जो हो स्थल भूमि में जो हो हम रह भी रहे हैं, और बाकी खेत मतलब जो बाकी भी मकान वगैरह जो हो या हमारी कंपनी वगैरह जो हो वो भी इसी इसी 29% से 30% के बीच में बनी हुई है। तो सब पर तो पेड़ नहीं है, यानी पेड़ की संख्या यहाँ पर क्या है, पेड़ की संख्या यहाँ पर शैवाल से क्या है, कम है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। नेक्स्ट, दो बल्ब हैं जिनके प्रतिरोध 2/3 में 2:3 के अनुपात में है, ठीक। एक स्रोत के समांतर क्रम में, किसके स्रोत के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनमें व्यय विद्युत शक्ति का अनुपात क्या होगा। देखो यार, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए ना कि प्रतिरोध की वैल्यू दे और विद्युत शक्ति की वैल्यू पूछे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर होता है V²/R। तो यहाँ से देखो जो P है वो R पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो P R पर व्युत्क्रमानुपाती यानी इसके उल्टा डिपेंड है। कैसा उल्टा डिपेंड कर रहा है इस पर, तो उल्टा डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जो प्रतिरोध का अनुपात है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिरोध का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो जो शक्ति का अनुपात है वो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, तो रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम है, सही आंसर इसका। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 235 होता है इसका क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आरआरबी ने काफ़ी बार पूछा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिफ्लक्स का। ज्योतिफ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक वेग 30 डिग्री है, क्रांतिक कोण सी की वैल्यू दे रखी कितनी, 30 डिग्री, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन बराबर होता है 1/sin सी, 1/sin सी, तो 1/sin सी की वैल्यू कितनी है 30, तो ये आ गया 1/sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से 2 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत परिपथ में कोस फाई को क्या कहते हैं, कोस फाई को, सही आंसर है शक्ति गुणांक, कोस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 चरणों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक। कौन कौन सी, एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया, कौन सी, प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरी होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, याद रखना ये भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस है। और अगर पूछा जाए कि पहले नंबर की कौन है, तो पहले नंबर की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ठीक है। और रेडॉन सबसे भारी गैस है, सबसे ज़्यादा भारी गैस कौन सी है, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है की दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। देखो दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा बराबर उसने निकलवाया है, और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। पहली बात तो हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नहीं जूल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 20 गुना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आपको 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। अब देखो दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/√2m के, लैम्डा बराबर h/√2m के। यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे, h क्या है यहाँ पर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या होती है 6.6 गुना 10⁻⁻34, ठीक है, अपॉन में √2, तो ऐसे ही m यहाँ पर द्रव्यमान है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुना 10⁻⁻31, ठीक है। और यहाँ पर क्या के की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, गुणा में 20 गुणा 1.6 और गुणा में 10⁻⁻19, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास 6.6 गुणा 10⁻⁻34, तो ऐसे ही ऊपर वाला ये, ठीक है, अपॉन √, में देखो अब यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट हटाने के नीचे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 तो ये है, 1 2 ये है, तो कितना बन जाएगा 4 गुणा 9 और गुणा में कितना आ जाएगा 16, और पावर को इसकी सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस के कितनी है 31 और माइनस के कितनी है 19, तो जोड़कर हो जाएगा 31 19 50 पावर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 6.6 गुणा 10⁻⁻34, और बटे में देखो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा, और इसका फैक्टर करेंगे तो 3 आएगा,
और इसका फैक्टर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और गुणा, यहाँ से देखो पावर भी आधी होकर बाहर निकलेंगी, तो 10 की पावर 50 का आधा कितने हो जाएंगी, 25 पावर हो जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6 और पॉइंट 2 तिया 6। फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1.1। तो ये हमारे पास आ गया 1.1 अपॉन कितना, 4 गुणा, ये वाली पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, 25 पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी और 34 माइनस की है, तो कितनी बच जाएंगी यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 9 बच जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही 4 से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.275, 0.275 और गुणा 10 की पावर कितना, माइनस के 9। अगर मैं तीनों अंकों से पहले पॉइंट हटा दूँ तो ये हो जाएगा 275 गुणा 10 की पावर कितना, माइनस के 12 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर से इधर करा हमने तो पावर 3 माइनस की बढ़ जाएंगी। तो 10 की पावर माइनस के 12 को हम क्या लिख सकते हैं, पिकोमीटर। क्या लिख सकते हैं, पिकोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से धावन सोडे का रासायनिक नाम है। धावन सोडा, धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O भी लगा देते हैं, लेकिन 10H2O को अगर हम क्रिस्टलीकरण कर दें तो Na2CO3 भी इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो Na2CO3 को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो देखो ऑप्शन में कहीं दे रखा गया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड ये नमक का होता है, नमक का रासायनिक नाम होता है और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, ठीक है, और फॉर्मूला होता है इसका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूँ तो ये धोने का सोडा होता है, वो सॉरी धोने का नहीं, खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। और सूत्र क्या होता है इसका, तो सूत्र होता है इसका NaHCO3, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का घनत्व 992 kg पर मीटर क्यूब है, तो यह वस्तु जल में, ऑप्शन ए डूब जाएगी, ऑप्शन बी तैरेगी, ऑप्शन सी पूरी जल में डूबकर तैरेगी, ऑप्शन डी जल से पूरी बाहर तैरेगी। अब देखो यहाँ जो जल होता है, जल वस्तु के जो तैरने का जो सिस्टम है ना पूरा वो, ठीक है, जो वस्तु तैरेगी या नहीं तैरेगी ये सिस्टम पूरा घनत्व पर निर्भर करेगा। किस पर, घनत्व पर। अब देखो अगर वस्तु का घनत्व, ध्यान से सुनना, वस्तु का जो घनत्व है, ठीक, वो जो भी द्रव है उसके घनत्व से, द्रव के घनत्व से क्या हो जा, ज़्यादा हो जा। वस्तु का घनत्व क्या है, अगर ज़्यादा है किसके, द्रव के घनत्व से, तो वस्तु डूब जाएगी, तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या है, कम हो, तो कम हो तो फिर वस्तु तैरेगी, ठीक। तो उसके लिए अब इस क्वेश्चन में इस बात का पता लगाने के लिए हमें जल के घनत्व का पता होना चाहिए कि जल का घनत्व कितना होता है। तो जल का घनत्व होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और वस्तु का घनत्व कितना दे रखा है, 992 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। और जल का कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो थोड़ा सा वस्तु का कम रह गया, द्रव घनत्व जो हो थोड़ा सा वस्तु का क्या रह गया, कम। तो भाई जब वस्तु का घनत्व कम हो तो वस्तु, इसका मतलब ये तो डेफिनेट हो गया कि जो वस्तु हो वो तैरेगी, लेकिन तैरेगी किस तरीके से। अब जैसे ही हमारे पास कोई पात्र है, ठीक है, इसमें हमने जल भर लिया, जल भर लिया, तो और इसमें ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु। तो देखो वस्तु कुछ इस तरीके से तैरेगी कि इसका थोड़ा हिस्सा तो क्या होगा, पानी से बाहर होगा, थोड़ा हिस्सा क्या होगा, पानी से बाहर होगा, ठीक है, और बाकी सारा का सारा हिस्सा क्या होगा, इसका अंदर होगा, ठीक। थोड़ा हिस्सा इसका कहाँ होगा, पानी के बाहर होगा, और बाकी सारा हिस्सा क्या होगा, पानी के अंदर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए डूब जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा, डूबने की तो है नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी तैरेगी, इस पर भी बात करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी पूरी जल में डूब कर तैरेगी। क्या यहाँ वस्तु आप देख सकते हो, क्या वस्तु यहाँ पर पूरी जल में डूब रही है, तो आप कहोगे नहीं, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत। अब इसने कहा जल से पूरी बाहर तैरेगी, तो जल से क्या वस्तु पूरी बाहर है, तो यहाँ पर तो जल के अंदर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगी कि तैर रही है वस्तु, ठीक है। थोड़ी वस्तु बाहर भी है तो भी उसको क्या बोलेंगे, तैर रही है वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी पर उस वस्तु के पलायन वेग से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं देखो चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है।
चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से जो हो क्या है, 1/6 है। यानी कि ये जो हो ये इसका 6 गुना है। ठीक है, तो जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है, पृथ्वी पर 6 गुना ज़्यादा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल मान लो चंद्रमा पर 1 न्यूटन लग रहा, कितना, 1 न्यूटन। तो पृथ्वी पर कितना लगेगा, पृथ्वी पर लगेगा सर 6 न्यूटन। कितना, 6 न्यूटन। चंद्रमा पर सपोज करो, चंद्रमा पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी पर कितना लगेगा, 6 न्यूटन। पलायन वेग किसको बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय मतलब पृथ्वी हो या चंद्रमा हो जो भी है, ठीक है, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर जाना। पलायन मतलब बाहर निकल जाना। ठीक, तो अब एक बात बताओ मुझे आप कि चंद्रमा पर जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसमें ज़्यादा फोर्स मतलब इसमें यहाँ से इसे ज़्यादा वेग देना पड़ेगा, या जब पृथ्वी पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ ज़्यादा वेग देना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि जो पृथ्वी है वहाँ पर ज़्यादा वेग देना पड़ेगा, यानी जो पृथ्वी पर पलायन वेग है वो चंद्रमा पर पलायन वेग से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उसने ये कहा ना, सवाल को पढ़ो, देखो, चंद्रमा पर जो पलायन वेग, चंद्रमा का जो पलायन वेग वो पृथ्वी के पलायन वेग से क्या होगा, कम होगा। चंद्रमा का पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत कम है। तो एकदम ही जो भी वस्तु होगी वो क्या होगी, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़कर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। अभी आपको प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रियाएं, 2 चरणों में अभिक्रिया बताई थी, एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है कब, दिन में, रात में, या दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, केवल दिन में। केवल दिन में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय मतलब डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर डार्क का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में होगी, ठीक है, अंधेरे का मतलब रात में होगी। ये 90 से 95% जो हो इन दोनों ऑप्शन में ही गलत कर देते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, तो दिन में क्यों होती है ये, अब नाम तो इसका क्या है, अप्रकाशीय अभिक्रिया, और लेकिन हो रही है दिन में। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है CO2 प्लस के H2O, ठीक, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक, तो सनलाइट की उपस्थिति में होती है, तो सनलाइट जो होती है वो उसको कौन ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करते हैं क्लोरोफिल। जो पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है हरे भाग में, ठीक है, तो हरे भाग में क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये प्रकाशीय अभिक्रिया जो सनलाइट के द्वारा होती है, ठीक, इस जल को 2 भागों में तोड़ देता है, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। ठीक, अब ऑक्सीजन क्या होती है, तो सीधा वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन होती है वो CO2 के साथ अभिक्रिया करती है, और CO2 के साथ अभिक्रिया करके C6H12O6 बनाती है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाती है, जो पौधे का भोजन होता है। ठीक है, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या होता है, पौधे का भोजन होता है। ठीक है, अब जो H2 ने CO2 के साथ अभिक्रिया की, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर अगर सन की लाइट ही नहीं होगी, सन की लाइट ही नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा, तो क्लोरोफिल जो हमारी प्रकाशीय अभिक्रिया वो ही संपन्न नहीं होगी। और जब प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी तो H2 कहाँ से मिलेगा, और H2 नहीं मिलेगा तो अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो सनलाइट कब मिलती है, दिन में मिलती है, रात में थोड़ी ना मिलती है सनलाइट। सनलाइट मिलती है दिन में, तो दिन में सनलाइट मिलेगी, क्लोरोफिल इसको ग्रहण करेगा और प्रकाशीय अभिक्रिया होगी, तब यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। तो जो हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, वही हाइड्रोजन CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, और यही अभिक्रिया अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। परम शून्य ताप का मान होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप बोलते हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में अम्ल पाया जाता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, सिट्रिक एसिड सेब में पाया जाने वाला अम्ल है, सॉरी, हाँ ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाने वाला अम्ल है। और मैलिक एसिड नहीं, गड़बड़ लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर, सिट्रिक नहीं, सेब में नहीं पाया जाता, ये नींबू में पाया जाने वाला है। नींबू जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और जो मैलिक एसिड है वो पाया जाता है सेब में। ठीक, मैलिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है बैटरी में जो डाला जाता है, वो एसिड को हम क्या कहते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तेजाब भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तेजाब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के कान का कौन सा भाग आसपास के वातावरण से ध्वनि ग्रहण करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर्णपाली। कर्णपाली जो कान के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब कभी कभी आवाज़ नहीं आती तो ध्यान से सुनने के लिए कान के बाहर वाले हिस्से के पास में हाथ लगा कर सुनते हैं, ठीक है, तो यही ध्वनि को ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गेंद को 60 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, कहाँ, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन कितना होगा? ठीक, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, 60 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू तो दे रखी है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 6 सेकंड, तो उसने विस्थापन पूछा है यहाँ पर। अब ये कोई गेंद है, ठीक, गेंद है ये, और ये गेंद जो हो ये एक लड़का है, ठीक, इसको गेंद को फेंकने वाला, ठीक है, ये इसके हाथ में है गेंद। अब इसने क्या किया, ये गेंद को ऊपर फेंक के मारा, ठीक है, ऊपर फेंक के मारा, मान लो गेंद यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ तक इसे 6 सेकंड लग गई। कितने सेकंड? 6 सेकंड। और इसने जो यहाँ से इसे फेंका वो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका। कितने? 60 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका। तो विस्थापन, विस्थापन यानी ये ऊंचाई तो हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट ही तो हो गई, ये हाइट की वैल्यू पूछी। तो हाइट क्या होती है? गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, h बराबर यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या ध्यान ये देंगे कि जो g की वैल्यू हो वो माइनस की ली जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध फेंक रहे हैं हम ऊपर की साइड को। अगर ऊपर से कोई वस्तु नीचे को फेंकेंगे तो g की वैल्यू लेंगे प्लस की, और नीचे से कोई चीज़ ऊपर को फेंकेंगे g की वैल्यू लेंगे माइनस की। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर को यानी गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और ऊपर से नीचे को यानी गुरुत्व के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू कैसे ली जाएगी? माइनस की। बस वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, यू की वैल्यू कितनी? 60, और टी की वैल्यू कितनी है? 6, माइनस ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 1/2। जी की वैल्यू होती है 10, और टी की वैल्यू 6 गुणा कितनी? 6। 2 बार लिख दें क्योंकि स्क्वायर हो रहा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3, और 3 छंग कितना हो जाएगा? 18। इधर 6 छंग कितना हो जाएगा? 36 यानी 360, और माइनस 3 छंग 18, 18 की गुणा करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा? 180। 3 छंग 18, 18 दाई कितना? 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 360 में से 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 180। तो 180 मीटर का विस्थापन हो जाएगा इसका। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह को डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ अपलोड की जाती है, जिसमें सभी क्वेश्चन जो हो इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में अच्छे तरीके से डिटेल में समझाए जाते हैं। तो आप करंट अफेयर की उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।